In this chapter, first of all, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस क्या होता है वो डिस्कस हुआ कि केमिकल रिएक्शन क्या है एंड केमिकल इक्वेशन क्या है, राइट? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, बिफोर स्टार्टिंग एंड गोइंग टू डीप इन द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, फर्स्ट आपको आइडिया होना चाहिए कि फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज क्या होते हैं? देखो, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज वो होते हैं, अगर मैं बात करूं फिजिकल चेंजेस की, तो जहां पर नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होता है। फिजिकल चेंज की बात कर रहा हूं मैं, इस फिजिकल चेंज की। ओके, फिजिकल चेंज में क्या क्या होते हैं? नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है ड्यूरिंग फिजिकल चेंजेस। नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, नंबर वन, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, राइट? कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है फॉर द केमिकल रिएक्शंस। ओके, एंड इस सॉरी फिजिकल चेंजेस की बात करेंगे। ओके, सेकंड पॉइंट इसमें आता है, फिजिकल चेंजेस कैन बी जनरली रिवर्स प्रोसेस। फिजिकल चेंजेस एक रिवर्स प्रोसेस होती है। फॉर एग्जांपल, ए से हम बी में जा सकते हैं इजिली, तो बी से हम ए में भी आ सकते हैं। ये जो चेंज होगा दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंजेस, राइट? इस चेंज को हम बोलेंगे फिजिकल चेंजेस। समझ में आया पॉइंट? यस सर। ए से सर बी लेकिन में कटिंग ऑफ ट्री कटिंग ऑफ ट्री ट्री, अच्छा, कटिंग ऑफ ट्री एक फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? फिजिकल चेंज है सर। फिजिकल चेंज आओ, हाँ सर, फिजिकल चेंज ही आता है कटिंग ऑफ ट्री। तो कैसे आता मुझे बताओ ना, एक्सप्लेन करो। सर बिकॉज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। और कुछ से और कुछ देखो, सर पहले क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है फिजिकल चेंजेस की, मैं प्रॉपर्टीज आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनो। फर्स्ट है आपका नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होगा। सेकंड है फिजिकल चेंज कैन बी रिवर्स। थर्ड है देयर इज नो चेंजेस इन द वेट ड्यूरिंग द केमिकल प्रोसेस, ये ड्यूरिंग द फिजिकल चेंजेस। ए से हम बी में जा सकते हैं और बी से हम ए में भी आ सकते हैं। तो ये ए और बी आपके क्या है, सेम सेम सब्सटेंसेस है, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। समझ में आया? ए टू बी में जाएंगे तो कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, हमारा सेम सब्सटेंस होता है। यहाँ से अगर हम लोग जाएंगे ए टू बी में, हम जाएंगे तो ये दोनों सब्सटेंसेस आपके क्या है, सेम सेम सब्सटेंसेस, कोई नया सब्सटेंस नहीं है। ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टीज रखते हैं एट अ सर्टेन टेम्परेचर, ओके, और एट अ सर्टेन कंडीशन। ओनली अ लिटिल और लिटिल अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होगी और हीट रिलीज होगी, ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता। तो बेसिकली ये 4 पॉइंट्स हैं। नंबर वन, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। नंबर सेकंड, फिजिकल चेंज आपका जनरली रिवर्सिबल होता है। थर्ड नंबर, देयर इज नो चेंजेस इन द वेट। फोर्थ वन, ओनली लिटिल और नो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और गेन, यहाँ पर या तो बहुत कम होगा या तो बिल्कुल भी हीट एब्जॉर्ब और रिलीज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, जैसे आपका आइस होता है और यू कैन से वाटर होता है आपका। वाटर को आप हीट करके स्टीम में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट? और उसको आप कूल करके फिर से वाटर में कन्वर्ट कर सकते हो, हमें राइट? इस वाटर को आप कूल करके आइस में कन्वर्ट कर सकते हो, सेम आइस को हीट करके आप वाटर में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ, कुछ आपकी लिटिल अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हो गई होगी और हीट रिलीज हुई होगी इस केस में। सो वी कैन से दैट दिस फिनोमिना इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंजेस, लाइक मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ फिनोमिना ऑफ फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस समझ में आया ऑल ऑफ यू? फिजिकल चेंजेस क्लियर हुआ? सर मैं बोलूँ हाँ बोलो। कि मतलब कटिंग ऑफ ट्री नहीं, लेकिन कटिंग ऑफ वुड, अगर हम एक लॉग ले वुड का और हम्म, उसको छोटे छोटे 4 पीसेस में कट करें, तो वो रिवर्स हम नहीं कर सकते, लेकिन उसका स्टेट, कलर, डेंसिटी और सब्सटेंस भी न्यू फॉर्म नहीं होता, लेकिन हम्म। उसको रिवर्स नहीं कर सकते हम, फिर भी वो फिजिकल चेंज ही है। हाँ, फिजिकल चेंज है, जनरली रिवर्स बोला ना मैंने, जनरली रिवर्सिबल प्रोसेस होती है तो वो फिजिकल चेंज है। कटिंग ऑफ लकड़ी का जो वुड है आपका, ब्लॉक है, उसको कट करते हो, वो फिजिकल चेंजेस में आता है। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे हम बोले जिंक ऑक्साइड को अगर आप हीट करते हो तो आपका जिंक ऑक्साइड ही रहता है, राइट? यस जिंक सर। ऑक्साइड ये आपका व्हाइट कलर का रहता है, हीट करते तो येलो कलर में हो जाता है, और अगर उसको कूल करते तो फिर से व्हाइट कलर में हो जाता है, कुछ भी चेंज नहीं होता। व्हाइट से येलो, येलो से व्हाइट में आता है। पॉइंट समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लिया क्या लिया, NaCl लिया, NaCl को
वाटर में ऐड किया, आपका क्या सॉल्यूशन बन जाएगा, NaCl सॉल्यूशन बनेगा, राइट। यस सर। NaCl सॉल्यूशन को, इस सॉल्यूशन को अगर हम लोग वेपराइज कर दें, यहाँ से पानी बाहर निकल जाएगा और NaCl आपको मिल जाएगा। यस सर। तो इस सॉल्यूशन से हम NaCl निकाल सकते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। समझ में आया? यस सर। क्लियर है? तो ये आपके फिजिकल चेंजेस में हो जाएंगे। ओके, पॉइंट क्लियर है? यस सर। गुड। सेम आता है फिर केमिकल चेंजेस में। केमिकल चेंजेस में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? केमिकल चेंजेस में द प्रॉपर्टीज, सेम प्रॉपर्टीज को रिवर्स कर दो। व्हेन अ केमिकल चेंजेस, अगर एक न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होगा, केमिकल चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स। केमिकल चेंजेस रिवर्स नहीं कर सकते हम लोग, इजिली रिवर्स नहीं कर सकते, बट कर सकते हैं, इजिली रिवर्स नहीं कर सकते। थर्ड आता है, केमिकल चेंजेस में आपका वेट चेंज हो सकता है, राइट। फिर लास्ट वन, फोर्थ पॉइंट है, ड्यूरिंग द केमिकल चेंजेस, यहाँ पर बहुत सारे अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होगी या हीट रिलीज होगी। पॉइंट समझ में आया? यस सर। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एग्जाम्पल लिखना है, लाइक कार्बन प्लस O2 मिल करके आपका CO2 बनाते हैं। यहाँ पर कार्बन का अलग वेट होगा, इसका अलग वेट होगा, इसका अलग वेट हो जाएगा, ये CO2 बनाया, राइट। ये समझ में आया? यस सर। यहाँ पर आपकी बहुत अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी, तो वी कैन से दैट ये प्रोसेस जो है ये केमिकल चेंजेस की प्रोसेस है। समझ में आया? लाइक मैग्नीशियम को अगर बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। जो बर्निंग ऑफ क्रैकर्स होते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम वायर लेते हैं या मैग्नीशियम का पीस लेते हैं, उसको बर्न करते हैं, तो क्या होता है, एक फ्लैशेस ऑफ लाइट निकलती है। जब आप मैग्नीशियम को बर्न करते हैं या मैग्नीशियम को कंबाइन करते हैं विद एटमॉस्फेयर ऑफ ऑक्सीजन, तो वहां से लाइट, फ्लैशेस ऑफ लाइट निकलती हैं जो आपके डिफरेंट डिफरेंट कलर की दिखाई देती हैं, जिसको हम बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन बोलते हैं, राइट। यस सर। ओके, तो ये आपका पॉइंट हो गया केमिकल चेंजेस का। ओके, नाउ इसके बाद आपका पॉइंट आता है फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। हो गया, इन दोनों में डिफरेंस आता है, तो इन दोनों का डिफरेंस आपको लिख लेना का था। ओके, ये फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के डिफरेंस आपको लिख लेना है, आप अपनी कॉपी में अपनी ओन लैंग्वेज में। ओके, फिर इसके बाद था केमिकल रिलेशन, नहीं, इसके बाद फिर फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, लाइक एग्जाम्पल मैंने दिया था क्लास में, मुझे याद है क्लास में एग्जाम्पल दिया था, लाइक एक कैंडल है, ओए ओके, अच्छा बन गया क्या? ज्यादा अच्छा हो गया? यस सर। ये आपका कैंडल जल रहा है। ओके, इस कैंडल को बर्न करने से, तो बताओ ये फिजिकल चेंजेस है या केमिकल चेंजेस है? सर दोनों है। कैसे दोनों है? सर मेल्टिंग ऑफ वैक्स, जो अगर यस, हम उसको कूल करें तो वो सॉलिड हो जाता है, मतलब फिर से वो अपनी स्टेट में आ जाता है, तो वो एक फिजिकल चेंज हुआ। और बर्निंग ऑफ वैक्स और जो थ्रेड है उसके बीच में, यस, वो केमिकल चेंज होगा, क्योंकि वो अपने स्टेट में वापस नहीं आ सकता, वो ऐश बन जाएगा। यस, दिस इज केमिकल चेंज और इसका फिजिकल चेंज, राइट। वैक्स है, वैक्स को जो यहाँ से साइड बाई साइड कुछ पिघल पिघल के नीचे गिरेगी ना वैक्स, यस फिजिकल सर। चेंज। क्लियर है? नेक्स्ट वन अगर मुझे बताओ, बॉइलिंग ऑफ वाटर यूजिंग अ गैस सिलेंडर, फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज? सर बॉइलिंग ऑफ वाटर यूजिंग, बॉइलिंग दोनों ऑफ है सर। वाटर, ये आपका गैस रखा हुआ है, यहाँ पर आपके, इसके ऊपर आपका वाटर बॉयल हो रहा है। ओके, इस तरीके से यहाँ से आपका गैस सिलेंडर अटैच्ड है। जी। ओके, ये आपका गैस सिलेंडर अटैच्ड है यहाँ से। तो बताओ मुझे, बॉइलिंग ऑफ वाटर विथ या यूजिंग अ गैस सिलेंडर, ये केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज? सर दोनों। दोनों, गुड। ये वाला यहाँ पर फिजिकल चेंज है, ये वाला यहाँ पर केमिकल चेंज, राइट। यस सर। गुड वन।
तो फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस में यूज डिफरेंस लिख सकते हो आप। फर्स्ट पॉइंट यस आपका सर। डेफिनेशन हो जाएगा, सेकंड पॉइंट उसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, थर्ड पॉइंट वो परमानेंट है और टेम्पररी वो लिख सकते हो, फिर आपके कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हो, राइट। तो ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद फिर आता था नेक्स्ट सेकंड लेक्चर में केमिकल रिएक्शन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन बेसिकली अ पार्ट दैट मीन्स जहां पर रिएक्टेंट पार्ट लेते हैं। केमिकल रिएक्शन नथिंग बट दैट इज द रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स और एटम्स का रीअरेंजमेंट है। तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट पार्ट, और जो राइट हैंड साइड में होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट पार्ट, राइट। तो जो ए प्लस बी है ये आपके रिएक्टेंट और सी प्लस डी है ये आपके प्रोडक्ट है, राइट। समझ में आया? लाइक यहाँ यस पर सर। H2O और O2 लिखा हमने, ये दोनों रिएक्शन करके आपका वाटर बनाते हैं। तो H2O और O2 क्या है आपके? ये H2 और O2 रिएक्टेंट। क्या है? दीज आर द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट एंड H2O इज द प्रोडक्ट, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा केमिकल रिएक्शन। ओके यस सर। ओके, इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। नाउ केमिकल रिएक्शन स्ट्रिक्टली इन्वॉल्व द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मोशन इन द फॉर्मिंग एंड ब्रेकिंग द केमिकल बॉन्ड्स। जब आपकी केमिकल रिएक्शन होती है ये वाली, यहाँ पर केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा या ब्रेक होगा, तो ये तभी होगा जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। आपको पता नहीं होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, फिर कंबाइंड होकर के आपका वाटर बनेगा। समझ गए? हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन वाटर क्यों बाहर क्यों निकलेंगे? बिकॉज इसलिए निकलेंगे कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है इन कंपेयर टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता। तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो वो H पॉजिटिव फॉर्म कर लेगा और ऑक्सीजन आपका नेगेटिव फॉर्म कर लेगा, तो यहाँ पर कंबाइंड होकर के H2O फॉर्म हो जाएगा। समझ में आया? ये आपका केमिकल रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब आपका इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है, मींस इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे तभी तो केमिकल रिएक्शन होंगी। अल्टीमेटली अगर हम माइक्रो वर्ल्ड में बात करें तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, और थोड़ा सा और ऊपर से बात करें तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो एटम्स होते हैं एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। पॉइंट क्लियर? ओके। नाउ यस सर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो सकती हैं? तो कैरेक्टरिस्टिक, बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर रिएक्शन को डिफरेंट डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट टाइप की रिएक्शन इस तरीके से हो सकती है जो आपकी गैस एवॉल्व करे। गैस एवॉल्व मींस एवोल्यूशन ऑफ गैस। कोई केमिकल रिएक्शन जो गैस एवॉल्व करती है उसको हम बोलते हैं एवोल्यूशन ऑफ गैस टाइप की रिएक्शन। ऑन द प्रोडक्ट आपका एक गैस होना चाहिए, प्रोडक्ट साइड में आपका एक आपका क्या होना चाहिए? गैस होना चाहिए, एटलीस्ट वन एलिमेंट गैस होना चाहिए। तो जिंक आपका रिएक्शन करता है H2SO4 से, क्या ये रिएक्शन मैंने आपको बताई? एसिड और मेटल के साथ रिएक्शन। यस सर। ओके, यस सर। तो वहां पे भी यूज हो रहा है यही यही सेम रिएक्शन, और यहाँ पर भी यूज हो रहा है। तो जिंक आपका जब रिएक्शन कर रहा है H2SO4 से, तो आपका ZnSO4 बनेगा, NH2 गैस बनती है। तो इस टाइप की कैटेगरी में सारे रिएक्शन आ जाएंगी जिसमें H2 गैस इवॉल्व हो रही है, वो सारे के सारे रिएक्शन इस कैटेगरी में आ जाएंगे। आप पॉइंट समझ में आया? यस सर। ओके। नाउ इसको हम थोड़ा सा अलग कलर ले लेते हैं, ग्रीन कलर ले लेते हैं। ओके, ग्रीन कलर। इफरवेसेंस इसका मतलब क्या होता है? ये इसी का ही पार्ट है बेटा, उसी रिएक्शन का ही पार्ट है, बट इस केस में क्या होता है? द फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल इज लिक्विड ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड इफरवेसेंस। अगर गैस के बबल्स इन लिक्विड में फॉर्म हो रहे हैं, नॉर्मली गैस निकल रही तो हम लोग ऊपर वाली कैटेगरी में बोल देंगे। इफरवेसेंस एक प्रॉपर्टीज है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल इन लिक्विड, किसी लिक्विड में गैस के बबल फॉर्म हो रहे हैं, तो हम उस फिनोमिना को बोलेंगे ये इफरवेसेंस, राइट। समझ में आया? इसकी डेफिनेशन आ जाती है, कभी कभी डेफिनेशन इसकी आ जाती है एग्जाम में, तो वो डेफिनेशन आपको याद करना होता है। समझ गए? यस सर। यस सर। तो ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट है फॉर एग्जाम्पल लाइक KClO3 है आपका। KClO3 को नहीं जब नहीं आप हीट करते हैं, सर, यस यस, उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं वो जो बबल्स फॉर्म होते हैं वाटर में उस? इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? हाँ। आप रीड करो ना, EFFER, क्या हो जाएगा?
यहाँ तक तो इफर इफर हो सकता है, फिर यहाँ पर आपका ये वाला टर्म अलग से होता है, यहाँ तक अलग टर्म प्रोनाउंस करते हैं। विशीन, इफर विशीन कर सकते हैं, फिर विशेंस बोलते हैं, इफर विशीन बोल सकते हैं। इफर विशीन कोई कोई प्रोनाउंस करता है इसको यहाँ से यहाँ तक एक साथ में, और फिर ये वाला पार्ट अलग से। इस तरीके से आप किस तरीके से प्रोनाउंस करते हो कोई मतलब नहीं है, आपको मीनिंग या इसका जो वर्ड है वो मीनिंग याद होना चाहिए पूरा का पूरा। ओके, स्पेलिंग याद होना चाहिए। ओके ना, जैसे हमने बोला KClO3 है, KClO3 को हम हीट कर रहे हैं स्ट्रांगली, आपका KCl बनता है एंड HO2 गैस बनती है। ये पार्ट आपका एक लिक्विड पार्ट होता है, राइट। तो इस लिक्विड में आपकी ये गैस निकल रही होती है। समझ में आया? क्लियर है? तो हम यस। बोलेंगे लिक्विड में आपका O2 गैस निकल रही है, तो ये आपका एफरवेसेंस प्रॉपर्टीज के कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट इसी कैटेगरी का एग्जांपल है Na2SO3 है, HCl के साथ रिएक्शन करके NaCl बनाता है, एंड यहाँ पर वाटर दिख रहा है आपको, वाटर में आपका HO2 गैस निकल रही है, आप लिख सकते हो सेम, राइट। यस सर। ओके, तो यहाँ पर मैं इरेज कर रहा हूँ इस सबको, आप ध्यान से लिख सकते हो। नेक्स्ट बनाता है इसी कैटेगरी में जो रिएक्शन आपके कलर शो करती है, व्हेन चेंज इन द कलर ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट हमने कुछ और कैटेगरी का लिया था और बन गया कुछ और कैटेगरी का, तो इस टाइप के कैटेगरी की रिएक्शन चेंज ऑफ द कलर में आती है आपके। समझ में आया? चेंज ऑफ द कलर में आती है। आपने लिया था Fe और ये सॉल्यूशन लिया था ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, बट क्या हुआ, रिएक्शन करने के बाद इसका कलर ग्रीन हो गया और आपका कॉपर साथ में निकल गया, तो हम बोलेंगे ये चेंज ऑफ द कलर वाली कैटेगरी में आती है। इस टाइप की रिएक्शन चेंज ऑफ द कलर कैटेगरी में आती है। बेसिकली हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो सकती है, जो प्रोडक्ट बनता है वो किस किस तरीके से फॉर्म हो सकता है। एक तो आपका गैस फॉर्म हो सकता है, सेकेंड वन है जो प्रोडक्ट बना उसका कलर चेंज हो सकता है, देन थर्ड वन आपका आता है जो प्रोडक्ट बना है वो प्रेसिपिटेट हो सकता है। प्रेसिपिटेट समझते हो? प्रेसिपिटेट समझते हो या नहीं? Yes. क्या होता है प्रेसिपिटेशन मींस? And हम्म, प्रेसिपिटेशन मींस क्या होता है? अ सर्टेन केमिकल रिएक्शन insoluble. जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस आपका बन जाता है उसको हम बोलेंगे प्रेसिपिटेट। केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट में अगर इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है तो उस सब्सटेंस को बोलेंगे वो प्रेसिपिटेट है, राइट। इसको हम लोग डाउन एरो से शो करते हैं, जो आपका डाउन एरो बना है इससे शो करते हैं, राइट। यहाँ तक क्लियर है? लाइक AgNO3 का रिएक्शन NaCl के साथ कराते हैं, आपका कंपाउंड AgCl बनेगा एंड NaNO3। तो AgCl आपका प्रेसिपिटेट हो जाता है डाउन में, नीचे आपके जो आपका बीकर होता है या जो आपका वेसल होता है उसके नीचे आपका AgCl बैठ जाता है, जिसको हम बोलेंगे कि ये सिल्वर क्लोराइड का PPT है। PPT शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं प्रेसिपिटेट को, राइट। नाउ Yes. नेक्स्ट वन, FeSO4 रिएक्शन करता है NaOH के साथ, कंपाउंड FeOH फोटोइज बनता है एंड आपका NaOH बनता है। तो मेन कंपाउंड क्या है आपका? FeOH, ये वाला मेन कंपाउंड, राइट, बिकॉज ये प्रेसिपिटेट होगा। समझ में आया? फिर हमने कंपाउंड लिखा था कि आप ये थोड़ा सा जनरल इंफॉर्मेशन बताया था मैंने कि FeSO4 का नाम क्या होता है और Fe2SO4 होल थ्राइस का नाम क्या होता है। जब आप इस तरीके से कंपाउंड का नेमिंग करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑक्सीडेशन नंबर उसके नीचे लिखना पड़ता है। डू यू नो ऑक्सीडेशन नंबर? नहीं जानते हो? वैलेंसी जानते हो? Yes. Yes. ऑक्सीडेशन नंबर भी जानते होगे, बट नहीं जानते Yes. तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताऊंगा। वैलेंसी जानते हो तो Fe का वैलेंसी इस केस में, फर्स्ट केस में यहाँ पर 2 होता है और SO4 का वैलेंसी यहाँ पर 2 होता है, तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका FeSO4 आ जाएगा। जब आपकी वैलेंसी मिनिमम होती है, जहां पर आपकी वैलेंसी मिनिमम यूज करते हैं वहां पर अस वर्ड आता है, जहां पर वैलेंसी मैक्सिमम यूज करते हैं वहां पर एक वर्ड आता है। समझ में आया? यहाँ पर Fe की वैलेंसी +3 यूज की गई है और SO4 की वैलेंसी तो वही रहती है, तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा क्रॉस मल्टीप्लाइड करके ये वाला कंपाउंड बनेगा। क्लियर? Yes. सर नहीं समझा मुझे। वैलेंसी समझ में आया? नहीं। ऑक्सीडेशन नंबर, नहीं सर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, कुछ भी नहीं आता इतने इतने में से? नहीं Yes. सर।
जस्ट मिनट, आपको देखो एटॉमिक नंबर आता होगा, नहीं आता तो फिर तो बहुत भाई स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेने का, जब तक मैं हूँ कोई दिक्कत नहीं है। एटॉमिक नंबर बेटा आता है, नहीं आता। एटॉमिक मास नहीं आता। वैलेंसी ये भी नहीं आता। ऑक्सीडेशन नंबर ये भी नहीं आता। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। लाइक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक मास 1 होता वन। है। एक्स होता है, एक्स कोई एलिमेंट है। जय सिंधे, यस सर। आपके लिए बता रहा हूँ, सिर्फ ध्यान से सुनो। ओके, एक्स आपका कोई एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट ले लो। जो इसके नीचे चीज लिखा रहता है इसको बोलते हैं जेड, और जो उसके ऊपर लिखा रहता है उसको बोलते हैं ए। ये ए आपका लेफ्ट हैंड साइड भी हो सकता है और आपका राइट हैंड साइड भी, दोनों साइड भी हो सकता है। समझ गए? इस यस साइड भी सर। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साइड कहीं भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। ओके, इस जेड को बोलते हैं एटॉमिक नंबर और इस ए को बोलते हैं मास नंबर और एटॉमिक मास। जस्ट अ मिनट। ए क्या है? मास नंबर और एटॉमिक मास। राइट, समझ में आया? हाँ Yes, sir. सर। मास नंबर और एटॉमिक मास थोड़ा सा डिफरेंस होता है इन दोनों में, बट अभी के लिए समझो कि दोनों सेम होते हैं। सही? ओके, डिफरेंस थोड़ा सा होता है जो कि जरूरत नहीं है आपके लेवल के हिसाब से, वो 12th में बताते हैं हम लोग या 11th में बताएंगे कि डिफरेंस क्या होता है। अभी तो आप 9th में, बहुत टाइम। अभी आप समझो मास नंबर और एटॉमिक मास सेम होते हैं। राइट, अभी एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर आपसे 1 से लेकर के 30 तक आपको याद करने हैं। जेड इज लाइक अ रोल नंबर जो हमने सब्सटेंस को बना के दिया है। ए इज लाइक अ एटॉमिक वेट, उस सब्सटेंस का वेट कितना है। ओके, जैसे मैंने बोला हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रोल नंबर 1 दिया हमने और ए उसका एटॉमिक मास है। फिर उसके बाद क्या आता है? हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर हमने 2 दिया एंड वेट उसका 4 होता है। नेक्स्ट आपका होता है लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 एंड वेट उसका 7। फिर बेरिलियम, बेरिलियम का वेट आपका होता है 4 एंड 9। फिर आपका है बोरोन, बोरोन 5 होता है। फिर आपका 10 और 11, 11। फिर आपका आता है 6 कार्बन, फिर आपका आता है 12। इस तरीके से आपको ये जो नंबर है नीचे वाला आपको 30 तक याद करना है। 1 टू लेकर के 30 तक कहाँ पर लिखा होगा? पीरियोडिक टेबल में लिखा होगा, इसलिए आपने चैप्टर नहीं पढ़ा तो आपको समझ नहीं आया। आप क्या करना, पीरियोडिक टेबल लिखना और वहां पर आपके 1 से लेकर के 30 तक जो रोल नंबर होंगे उसको आपको याद करना, अपने नोट्स में लिख लेना। राइट, जय सिंधे, समझ में आया? ओके, हाँ सर। दिस इज योर होमवर्क। ओके, इतना तो करना है आपको। यस सर। Now, फिर आप आता है वैलेंसी। वैलेंसी पार्ट क्या होता है, मैं वैलेंसी आपको समझा देता हूँ। ओके, जैसे आपने बोला कि ये कार्बन का एग्जाम्पल लेते हैं अभी हम, ये चीज आपको समझ में आई। इसका पीडीएफ ऑलरेडी ग्रुप पे पड़ा हुआ है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, जो चीज आज लिखा रहा हूँ आज का पीडीएफ सेंड नहीं होगा। अगर किसी को नोट करना है तो वो अपने नोट्स में नोट कर सकता है, रफ कॉपी में, फेयर कॉपी में। आज का नोट्स में ये सेंड नहीं करने वाला, बिकॉज पुराने पीडीएफ में ही मैं एडिट कर रहा हूँ। ओके, फॉर एग्जाम्पल 6 आपका 12 होता है कार्बन। क्या है? यहाँ तक समझ में आया ना, अभी मैंने बताया। हाँ सर। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं हम लोग 2 4। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरीके से लिखते हैं, ये भी आपको डिटेल में बताना पड़ेगा, ये भी आपको समझ नहीं आएगा बेटा। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताऊं मैं स्टार्टिंग से? चलो मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता क्या। ओके, एक नए पेज में एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक ओके, जस्ट अ मिनट।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जो आपका 1H1 है और 2He4 है, सेम टाइप का कार्बन आता है 612 आता है, सेम आपका नाइट्रोजन आता है 7N14, सेम आपका ऑक्सीजन आता है 8, ऑक्सीजन 16। ओके, इस टाइप का नाइट्रोजन। अभी इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन आपको बनाना होता है ना, तो कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए आपके पास रूल होता है। रूल क्या होता है, KLMN, ये आपकी सेल होती है। एनीवन कैन टेल मी, क्या कुछ रूल होता है, कोई बताएगा शॉर्ट फॉर्म में? is the first cell जिसका द फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हम लोग फिल कर सकते हैं? 2 electrons. 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, जो फर्स्ट सेल होती है, सेल इसको बोलते हैं KLMN। आगे बढ़ते जाते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट सेल, इसको बोलेंगे सेकंड सेल। ओके, इसको बोलेंगे थर्ड सेल, इसको बोलेंगे फोर्थ सेल, और आगे इस तरीके से इंक्रीज होता जाता है। क्लियर है? फर्स्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फिल करते हैं? 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ 2। सेकंड सेल में 8, 8 इलेक्ट्रॉन, फोर्थ थर्ड सेल में 18, 18, फोर्थ सेल में 36, 32, 36, कितना? 86। देखो इलेक्ट्रॉन 56. ने 56 क्या बोल रहे हैं बेटा? No, sir. जो नेक्स्ट सेल होगी, इलेक्ट्रॉन फिल करने का रूल 2n² से अप्लाई करते हैं। 2n² मीन्स n क्या है आपका? नंबर ऑफ सेल। अगर आप फर्स्ट n की जगह आप फर्स्ट पुट करोगे, इफ यू पुट n इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स आपका 2 आ जाएगा। इफ यू पुट n इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स आपका 8 आ जाएगा। इफ यू पुट n इज इक्वल टू 3, आपका 18 आ जाएगा। इफ यू पुट n इज इक्वल टू 4, ये आपका 32 आ जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन फिलिंग करने का रूल होता है। ओके, जैसे मैंने अभी एक इलेक्ट्रॉन बनाया, ये आपके सामने मैंने ये सर्कल बनाया ना, ये सर्कल आपके इस तरीके से बना होता है। ओके, अभी ये सर्कल को थोड़ा सा हम लोग इस तरीके से बनाए। ओके, नाउ अनदर वन। लेट्स से ये आपकी फर्स्ट सेल है बेटा, ये आपकी सेकंड सेल है, ये आपकी थर्ड सेल है। तो फर्स्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फिल होंगे? ओनली 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। ओके, और जो सेकंड सेल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, एंड द थर्ड सेल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। इनको क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन फिलिंग है ये। अंदर क्या है ये वाला पार्ट आपका? Nucleus. न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की जगह हम लोग पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं। ओके, ये एक जनरल फॉर्म लिखा मैंने, जनरल फॉर्म किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी भी सब्सटेंस के लिए। ओके, अभी आप मुझे बनाना है कार्बन के लिए। ओके, सो ये इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होता है। अभी मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिखा था, ये वाला एक्स बना के, ये जेड और ये ए लिखा था। ऑल ऑफ यू नो दैट जो जेड होता है, जेड इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू ई। नहीं जानते तो लिख लो, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, एंड दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ Neutrons. प्रोटॉन्स, एंड दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जितना नंबर ऑफ आपका जेड आएगा, उतना ही नंबर ऑफ आपके इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है आपको कुछ कैलकुलेट करने की, राइट? Yes. ओके, एंड अगर आपको ए आइडिया है तो ए इज इक्वल टू होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और अगर आपको न्यूट्रॉन निकालना है तो ए से आप प्रोटॉन माइनस कर सकते हो, राइट?
Yes. ये Yes. फॉर्मूला आपको आइडिया होना चाहिए, ये दोनों फॉर्मूला आपको आइडिया होना चाहिए। समझ में आया? एंड ये दिस वन आल्सो क्लियर है? ये दोनों के दोनों फॉर्मूला आपको आइडिया होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, सो अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ कार्बन की। कार्बन के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? लेट्स से कार्बन 6 12 लिखा। जेड बताओ कितना है बेटा? 6। 6. पी भी 6 है आपका और इलेक्ट्रॉन भी 6 है। जब इलेक्ट्रॉन 6 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना सकते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम लोग ईसी लिखते हैं शॉर्ट में। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे ड्रॉ करेंगे? फर्स्ट सेल आपका के लिखेंगे, फिर एल लिखेंगे, फिर एम लिखेंगे, फिर एल लिखेंगे। के में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2। और एल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 8. 8 आना चाहिए। बट आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 तो यहाँ आपने फिल कर दी, तो बचे हुए कितने आपके पास इलेक्ट्रॉन? 4। तो 4. 4 यहाँ पर फिल होगा, राइट? Yes, sir. टोटल तो 6 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए ना उसके पास। अगर और बचते इलेक्ट्रॉन तो बचे हुए 2 यहाँ पर आते और फिर बाकी इसमें जाते, फिर इसमें जाते। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिलिंग का रूल चलता है। समझ में आया? Yes, sir. क्लियर है? Yes. नाउ तो ये इलेक्ट्रॉन फिलिंग का रूल हो गया। नाउ अभी हम स्टार्ट, एक और एग्जांपल लेता हूँ आपको। Na आपका होता है 11। ओके, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे बनेगा? 2 8 8 1. 1, राइट? समझ में आया? 2 8 1 बनेगा। Yes, sir. ओके, नाउ अभी पार्ट आता है आपका वैलेंसी का। वैलेंसी का पार्ट ये होता है कि टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, टू कंप्लीट ऑक्टेट, लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन्स, वो आपकी वैलेंसी होती है। समझे? अभी मुझे बताओ, आपके सामने ये लिखा हुआ है, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्टेट किसको बोलते हैं? ऑक्टेट मतलब होता है लास्ट सेल में। ऑक्टेट मतलब क्या है? Last cell should be completed. यस, लास्ट सेल should have 8 number of electrons, right? इसको बोलते हैं ऑक्टेट। अगर कहीं मैं डुप्लेट की बात करूं तो इसको बोलते हैं डुप्लेट। डुप्लेट मतलब Just 2 2 electrons 2 in the इलेक्ट्रॉन। last cell. ऑक्टेट मतलब 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? Yes. Yes, sir. जय, समझ में आ रहा ना? ये हाँ, नोट्स sir. आपको अच्छे से याद करना। तुम्हारे लिए मैं ये लेक्चर ले रहा हूँ स्पेशली, क्योंकि बाकी सबको ऑलरेडी आ रहा होगा। आई थिंक नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो यहाँ तक कंप्लीट हुआ। नाउ वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी होता है टू कंप्लीट ऑक्टेट, आपको नंबर ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो उसकी वैलेंसी होती है। अभी मुझे बताओ, आपके पास मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ Na लिख रहा हूँ। Na का आपका 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनेगा? 2 2 8 8 1 1. बनेगा। यहाँ पर लिखा मैंने क्लोरीन। क्लोरीन आपका 17 होता है। 2 8 7 बनेगा। Yes, sir. नाउ टेल मी, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? +7 चाहिए। Yes, Or sir. -1. या फिर ये एक इलेक्ट्रॉन -1 कर सकता है, तो भी ये इसका लास्ट सेल ये बचेगा। फिर अगर उसने ये एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो लास्ट सेल उसका ये बचेगा ना। Yes, sir. ओके, तो ऑक्टेट कंप्लीट है इसका यहाँ पर। ओके, सो अभी मुझे बताओ, इसको 8 इलेक्ट्रॉन लेना इजी रहेगा या सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन लेना इजी रहेगा या एक इलेक्ट्रॉन देना इजी रहेगा? 1 electron देना. देना। देने वाला इजी रहेगा ना। सो वी कैन से दैट इस केस में इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1। हम लोग वैलेंसी में साइन नहीं लगाते हैं। ओके, Yes, sir. आप -1 नहीं बोलोगे, ओनली 1 बोलोगे। समझ गए? Yes, sir. ये पॉइंट क्लियर हुआ। नाउ अभी सेम टेल मी, इसको एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना अच्छा रहेगा या Yes, sir. 7 इलेक्ट्रॉन्स माइनस करना अच्छा रहेगा? माइनस मीन्स निकालना अच्छा रहेगा, बोलो। +1. +1. +1। तो वी कैन से दैट द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन कितनी हो जाएगी? 1। समझ में आया वैलेंसी क्या होता है? Yes, sir. ओके, नाउ अभी कम टू द कार्बन केस। इस कार्बन को
4 इलेक्ट्रॉन लेना है और 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट डुप्लेट। तो क्या अच्छा लगेगा इसको, चाहे ले चाहे दे ले, अल्टीमेटली उसकी वैलेंसी तो 4 ही आनी है। यस सर। ओके, तो कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई। समझ में आया इस केस में? यस ओके, सर। नाउ सेम टू सेम आप जब 1 2 लेकर के 30 तक सारे एलिमेंट निकालना, 1 से लेकर के 30 तक सारे का एटॉमिक नंबर निकालना और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाना उनका। ओके, उसके बाद फिर आप वैलेंसी निकाल सकते हो, राइट? समझ में आया? Yes, sir. हाँ ओके, सर। तो वैलेंसी आने के बाद लेट से हम डिस्कस कर रहे थे Fe2SO4। वैलेंसी आने के बाद Fe2SO4 डिस्कस कर रहे थे। इस Fe की वैलेंसी आती है +2। +2 मीन्स 2 लिख सकते हो। और इस SO4 एक होल मॉलिक्यूल की वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, तो हम -2 लिखेंगे यहाँ पर। समझ में आया? तो जब हमको मॉलिक्यूल हाँ, बनाना होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे, दोनों की वैलेंसी लिखना है आपको। क्रॉस मल्टीप्लाइड किया, क्या बनेगा आपका कंपाउंड? यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल भी कर सकते हो आप इस तरीके से। तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, तो Fe सिंगल है और SO4 भी सिंगल, तो आपका कंपाउंड FeSO4 बन जाएगा। पॉइंट समझ में आया? हाँ सर। ओके, चलो इस सर केस एक में। डाउट है यस, सर, अगर अभी वो SO4 लिखा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का कुछ नहीं आएगा, मतलब जो उसमें ऑक्सीजन का काउंट है वो 4 मॉलिक्यूल्स है ऑक्सीजन के। हाँ हाँ हाँ, तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब कुछ आता है। जब ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ोगे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी बता दूंगा मैं। ओके, अभी के यस लिए सर। इतना समझ लो, ऑक्सीडेशन नंबर इसका लास्ट टॉपिक है, इसी चैप्टर के लास्ट में है, वो बता दूंगा। NaCl का वैलेंसी कितना होता है? 1। 1 1. Cl का वैलेंसी 1। तो कंबाइंड होकर के NaCl बनाता है ना, यस सर। यहाँ से आता है आपका NaCl, ऐसे नहीं कहीं से NaCl लिख देते। समझ गए? अगर यहाँ पर धोखे से NaCl की वैलेंसी इसकी 2 होती तो आपका Na2Cl आता। समझ गए? हाँ सर। अगर यहाँ पर Cl की इसका Na की वैलेंसी 4 होती तो आपका Na2Cl4 ये कंपाउंड आता। समझ गए? या इसको आप कैंसिल करके 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 करके आप यहाँ पर 1 और 2 कर सकते थे NaCl। यस। समझ गए? यस सर। तो ये सारी कहानी होती हैं जो आपकी वैलेंसी के रिलेटेड थी। ओके, तो सर अभी NaCl हम लेते तो उसमें वापिस जो पॉजिटिव H मतलब H आयंस होते हैं उस पर ही डिसाइड होता है ना, ClH NaH बोल नहीं सकते ना। पॉजिटिव से डिसाइड नहीं होता, मैंने क्या बोला? वैलेंसी पॉजिटिव नेगेटिव होती है नहीं यार। नहीं, H आयंस अगर मतलब Na में H आयन ज्यादा है, इसलिए हम NaCl लिखते हैं ना। Cl Na अगर लिखेंगे क्योंकि Cl में ज्यादा हो गए तो हम Cl Na लिखेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम NaCl क्यों लिखते हैं? NaCl बोला है, इसको तुम ClNa क्यों नहीं लिखा, इस तरीके से बोल रहे हो ना? हाँ। देखो, ऑलवेज हमेशा पॉजिटिव वाले पार्ट को पहले लिखते हैं, मैंने बताया ना। हाँ, वही तो मैं पूछ रहा था कि ऐसा पॉजिटिव H आयंस होने की वजह से ही है। पॉजिटिव H नहीं होता, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव आयंस। ओके। पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव, इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं ऐसा, और VE इसका लास्ट के 2 लेटर लेकर के हम लोग इस तरीके से लिखते हैं पॉजिटिव। और आयंस मतलब होता है ION, ये आयंस होता है। तो जो पॉजिटिव वाला पार्ट हमेशा हम लोग पहले लिखते हैं, नेगेटिव वाला पार्ट लास्ट में लिखते हैं। समझ गए? यस सर। Sir, I have a doubt. यस, बोलो। If sir, Na has an +1 valence, means it can accept just 1 ion, and यस, Cl also can accept 1 ion. It cannot lose 7 ions. So, how can they combine or not? ओके, चलिए फिर से उसी केस में चलते हैं। नाउ कम टू हियर, Na has how much electron in the last cell? Na की लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। 1 electron, और Cl के लास्ट सेल में 7 electrons. 1। 7 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, चलो अभी नहीं है, 1 नहीं है यहाँ पर हम लोग।
ओके, ये समझ में आया? ये आपका अंदर वाला थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये आपका Na है, ये आपका Cl है। ध्यान से समझना। इसके लास्ट सेल में कितने, फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। सेकंड सेल में 1 2 8. 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है, राइट? Yes. सेम केस यहाँ पर हम कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट? नाउ क्लोरीन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4 5 6 7 7 ही है ना? Yes, sir. ओके। नाउ सोडियम के लास्ट सेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। 1. क्या करता है, सोडियम को ये इलेक्ट्रॉन्स निकालना आसान रहेगा, Yes, आसान sir. रहेगा ना? तो सोडियम ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। अब जैसे ही बाहर निकालेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जा रहा है, घूम रहा है फ्रीली, इसको कोई मिल जाएगा इस इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला, तो क्या करेगा? क्लोरीन को चाहिए ये वाला इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन बोलेगा भाई मेरे पास आ जाओ तुम, मेरा घर बस जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चल जाएगा। जिसने इलेक्ट्रॉन्स लिया तो वो क्या हो जाएगा? कुछ लैंडिंग में हो जाएगा। जैसे आप किसी से पैसा लेते हो, लैंड करते हो, तो पैसा उधार करते हो ना? Yes, sir. ओके, ये तो Cl ने कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए? 1। तो इसके ऊपर माइनस चार्ज 1 आ जाएगा, बिकॉज इसने एक इलेक्ट्रॉन्स लिया। ये बहुत धनवान आदमी था सोडियम, इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, भाई जी ले अपनी जिंदगी ले जा। तो इसने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन ले दिया, Cl को दे दिया, तो आपका Na हो गया पॉजिटिव और Cl हो गया नेगेटिव, तो कंबाइंड करके क्या बन गए? NaCl। Na। But समझ में sir, आया? I am asking that if two elements are such that the just means same number of electrons are there in their last shells, so can they combine or not? हाँ, 2 नंबर ऑफ एलिमेंट, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं, वो कंबाइंड हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। बिकॉज देखो, फॉर कंबाइनिंग, फॉर फॉर्मिंग अ मॉलिक्यूल और कंबाइनिंग, देयर आर 3 टाइप ऑफ फिनोमिना पॉसिबल। नंबर 1 होता है आयनिक, नंबर 2 होता है कोवेलेंट, नंबर 3 होता है मेटेलिक। ओके, और इसी सेकंड का एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोवेलेंट हो गया, और इसका एक नाम होता है, नाम भूल गया मैं, नाम फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, नाउ तो इस टाइप के बॉन्ड बनते हैं। फर्स्ट होता है आयनिक बॉन्ड, सेकंड हो गया कोवेलेंट बॉन्ड, थर्ड हो गया मेटेलिक बॉन्ड। अभी आप सिलेबस से आउट जा रहे हैं, बट फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ। कोई भी कंपाउंड, दुनिया का कोई सा भी कंपाउंड अगर बन रहा है, तो ये 3 टाइप के बॉन्ड पॉसिबल है। ये जो मैंने यहाँ पर एरो बना के लिखा है ना, ये 2 का ही कैटेगरी का पार्ट है, बट उसको हम लोग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। समझ गए? 2 का ही Yes, sir. पार्ट है। तो इस 3 तरीके से कंबाइन मॉलिक्यूल पॉसिबल हो सकते हैं। आप कोई सा भी दुनिया का नाम ले सकते हो, या आज के बाद जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो इन्हीं 3 मेथड से आपके मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे। जो इस मेथड से मॉलिक्यूल फॉर्म होता है वो आपका सबसे हार्ड और सबसे टफ कंपाउंड होता है। मींस ये वाला बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, और ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ पर दिख रहा है। जब आप किसी को अपने इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली देते हो और कोई एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली लेता है, सोडियम ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीटली है दिया, उसने बोला भाई ले जाओ तो मेरे पास से, मुझे नहीं चाहिए, इस इलेक्ट्रॉन का सोडियम के साथ कोई रिलेशन नहीं है, समझिए, उसने दे दिया इसको। जब इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाते हैं, तब उस टाइप का बॉन्ड बनता है, उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। समझ में आया? Sir. यस ओके। सर। सेकंड टाइप, जब शेयरिंग टाइप का बॉन्ड बनता है। शेयरिंग मींस, शेयरिंग होती है मींस किसी ने इलेक्ट्रॉन किसी का लिया नहीं है, शेयरिंग हो रही है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप समझे इस तरीके से, लाइक ये लिखा मैंने CH4। अभी यहाँ पर कार्बन आपका मिडिल में है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, एंड यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। इस केस में होगा क्या? हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, Yes.
कार्बन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? Four. तो 1 Four. ये है इलेक्ट्रॉन्स, 2 ये इलेक्ट्रॉन्स, 3 ये इलेक्ट्रॉन्स, 4 ये इलेक्ट्रॉन्स। बाकी जो 2 वाले इलेक्ट्रॉन्स होता है उससे कोई मतलब नहीं है। क्या हमको इस ब्लैक कलर वाले सर्कल से कोई मतलब था? नहीं ना। No. तो नहीं उससे सर। जो अंदर वाला सर्कल होता है उससे कोई मतलब नहीं था, वो तो अपना जिंदगी में खुश रहता है छोटे बच्चे की तरह। ओके, जो चीज होता है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ होता है। तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास कितने हैं? 4 है ना, राइट। Yes. तो क्या करता है, ये सारे इलेक्ट्रॉन आपस में एक एक बॉन्ड बना लेते हैं, समझे? ये इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ एक बॉन्ड बना लेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक बॉन्ड बना लेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक बॉन्ड बना लेगा, ये इसके साथ एक बॉन्ड बना लेगा। तो आपका क्या बन गया कंपाउंड? CH4 कंपाउंड बन जाता है। समझ गए? Yes, sir. यहाँ Yes, पर sir. ये बॉन्ड बना है, यहाँ पर हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? Two. 2 इलेक्ट्रॉन। जब हाइड्रोजन अपना काउंट करेगा इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन बोलेगा भाई मुझे भी उतना ही हिस्सा चाहिए जितना मेरे को तुमने दिया। तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2. 2 इलेक्ट्रॉन्स। इस हाइड्रोजन के पास 2 Two. इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास भी 2 2. इलेक्ट्रॉन्स, और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं बोलूं कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो कार्बन का देखो काउंट कर लो, 8 electrons up to 8 इलेक्ट्रॉन्स। complete. तो यहाँ पर सबका काम चल गया, Yes, कार्बन sir. के 8 इलेक्ट्रॉन भी कंप्लीट हो रहे हैं और हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन भी कंप्लीट हो रहे हैं। इसको बोलते हैं कोवैलेंट। कोवैलेंट मतलब भाई दोनों आराम से काम चला रहे हैं। इस टाइप के बॉन्ड आते हैं सेकंड कैटेगरी के अंदर में, इसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। समझ में आया? जब आपका दोनों के पास जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं दोनों एटम्स के पास, यहाँ पर भी सेम इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर भी सेम इलेक्ट्रॉन्स है, तब आपका कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। समझ में आया पॉइंट? क्लियर हुआ? मेटेलिक बॉन्ड कैसे बनता है वो भी समझ लो। मेटेलिक बॉन्ड बनता है मेटल मेटल के बीच में, लाइक कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपका आयरन है और Fe कॉपर अलग अलग है, ये अभी अलग है, आपका आयरन अलग है। तो आयरन के बहुत सारे एलिमेंट मिलकर के यहाँ पर एक और आयरन है, एक और आयरन है, एक और आयरन है, चारों तरफ आयरन आयरन है आपका। तो क्या करेगा, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, इसको बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। समझ में आया? इस वाले बॉन्ड को हम शो नहीं कर सकते कि ये बॉन्ड किस तरीके से बना होता है। समझ में आया? मेटल का खुद के साथ बॉन्ड बना रहता है, इंटरनल बॉन्ड बना रहता है। समझ में आया ना? Yes, sir. ओके, तो ये 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं। क्लियर है? ओके, सो अभी मूव करें हम लोग अपने लेक्चर पे, Yes. और कुछ डाउट हो तो पूछो। ओके, तो इस तरीके से ये कंपाउंड हम बना सकते हैं, CuCl भी बना सकते हैं, CuCl2 भी बना सकते हैं। अगर आपको वैलेंसी नोन है तब बना पाओगे, नहीं तो नहीं बना पाओगे, राइट? Yes, sir. Yes, But sir. when the valence is variable, so how can we make a वैलेंसी कैन बी वेरिएबल ऑल्सो, वैलेंसी वेरिएबल हो सकती है, उसके लिए हम अलग से लेक्चर लेंगे बेटा। ओके, बहुत लंबा हो जाएगा फिर लेक्चर। ओके, अभी आप इतना छोड़ दो, अगर आपको नहीं समझ में आता इसके लिए हम लोग अलग से लेक्चर ले लेंगे। ओके, जो जनरल इन्फॉर्मेशन है, वैलेंसी वाला जो भी चीजें हैं उसके अलग से ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 4 टाइप ऑफ कैटेगरी थर्ड कंप्लीट हो चुकी थी, कौन कौन सी? एक पीपीटी, सेकंड कलर, और फर्स्ट आपका गैस, if I गैस कलर पीपीटी, एंड फोर्थ वन आपका एनर्जी। जब आपका एनर्जी का ट्रांजिशन होता है, जब आप ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड, जब बॉन्ड आप तोड़ते हो तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। अभी बॉन्ड फॉर्म का समझ में आया? मैंने बताया था CH4 बॉन्ड फॉर्म हो रहा था इस तरीके से, यहाँ पर एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। ओके, जब इस बॉन्ड को हम तोड़ेंगे तो हमको एनर्जी देना पड़ेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे कुछ। समझ में आया? तो इस Yes, केस sir. में कार्बन के पास कोई बॉन्ड नहीं है, ऑक्सीजन के पास बॉन्ड है, तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड इस तरीके से बनता है, कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये इस तरीके से बॉन्ड बनता है। डबल बॉन्ड यहाँ पर बन गया, इसका मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसके 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है, यहाँ पर भी इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है। अभी आप कार्बन के लिए काउंट करो कितना हो गया? 8। 8. ऑक्सीजन कितना हुआ? 4 and 4. 4 एंड 4 क्यों हुआ? बाकी ऑक्सीजन के बचे हुए ना 6 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन्स और है ना। ऑक्सीजन के Yes, sir. लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8, ऑक्सीजन 16, तो आप बनाओगे 2, 6 बनेगा ना Yes, sir. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो इसके 4 तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री रहते हैं,
तो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके, वही तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शो कर दिए मैंने, बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन्स आपस में यहाँ पर सो रहे हैं वो, समझे? वो कुछ नहीं Yes, कर रहे, sir. वो बैठे हुए हैं, समझ गए? तो टोटल Yes, ऑक्सीजन के कितने हो गए इलेक्ट्रॉन्स? 4 दिस एंड 4 ये, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हुए। ओके, हाँ Yes, sir. सर। ऑक्टेट कंप्लीट होगा तभी कंपाउंड बनेगा, अदरवाइज नहीं बनता है कंपाउंड, समझे? यस सर। ओके, तो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्शन करके COH वोल्टेज बनाएगा, प्लस हीट रिलीज होगी। यहाँ पर भी हीट रिलीज निकल रही है, यहाँ पर भी हीट निकल रही है। ये पॉइंट क्लियर सर हुआ? एक डाउट, हाँ बोलो। सर अगर किसी का मतलब एलिमेंट का जो अपना एटॉमिक नंबर है, तो उसका वो जो एटॉमिक नंबर होगा, जो अगर 2, 8 और 7 होगा, तो उसका कैसा हम ये करेंगे? 2, 8, 7, हाँ मतलब थर्ड सेल में उसका 7 ये बच जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो 7 ही है ना, अभी क्लोरीन वाला 7 वाला बताया था ना मैंने। ओके, तो मतलब जो लास्ट सेल होता है उसका सर अगर हमें 8 बनाना हो तो उसको क्या बोलेंगे? समझ नहीं पाया मैं क्वेश्चन आपका, क्या बोल रहे हैं मुझे, मेरे पास सर वॉइस। मतलब अगर आपने बोला कि लास्ट सेल 2 हुआ तो वो डुप्लेट होता है, लास्ट सेल 8 हुआ, 8 बनाना हो या फिर 8 हुआ तो वो लास्ट ऑक्टेट सेल, हाँ फर्स्ट सेल हमेशा डुप्लीट होगा, इसके बाद सारी सेल ऑक्टेट होंगी। फर्स्ट सेल ही डुप्लीट होता है, बाकी सारी सेल में 8 या 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, समझे? यस सर। सर आपने, तो 18 और 32 के लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है? है ना, हाँ 18 और 32 के लिए है, बट हम लोग जनरली वैलेंसी ऑक्टेट से ही निकालते हैं। 18 32 से भी निकालते हैं, वो बहुत आगे के एलिमेंट हो जाएंगे, बट उतना हमको स्टडी करना ही नहीं है। ओके यस सर। ओके, उतना हमको स्टडी करना ही नहीं ना, वो तो हायर स्टडी वाला केस हो जाता है फिर। ओके, सो यस सर। ये चीज यहाँ तक क्लियर है। N2+O2 आपका हीट के साथ यहाँ पर हीट रिएक्शन कर रही है। हीट मीन्स हमको हीट देना पड़ रहा है। हीट किसके फॉर्म में देते हैं हम लोग? यहाँ पर देखो गर्म कर रहे हैं ना हम लोग, इस डेल्टा साइन का मतलब क्या होता है? चेंज। हीट करना। तो हम यहाँ पर हीट कर रहे हैं, हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, तो आपका NO आपका मटेरियल बन रहा है, NO गैस बन रहा है, समझ गए? नाउ फिफ्थ टाइप का रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक आता है, दैट इज कॉल्ड चेंज ऑफ द स्टेट। स्टेट में चेंज होता है यहाँ पर देखो, यहाँ पर गैस गैस थी, यहाँ पर भी गैस था, ये सॉलिड बन गया आपका। जब आपकी स्टेट में चेंज, स्टेट मतलब या तो गैस गैस से सॉलिड बन सकता है, या लिक्विड बन सकता है, या लिक्विड लिक्विड से गैस और सॉलिड कुछ भी बन जाए, स्टेट में चेंज होना चाहिए, समझ गए? यस सर। नेक्स्ट देखो, सर इसका एग्जांपल दे सकते हैं आप? ये तो लिखा एग्जाम्पल, मतलब कमर्शियल एग्जांपल, ये केमिकल एग्जांपल हो गया ना ये? कमर्शियल एग्जाम्पल जस्ट लाइक अगर हम बोले कि H2S गैस होता है आपका, और HCl गैस होता है आपका। जब HCl गैस में हम क्या करते हैं, कोई दूसरा गैस किस तरीके से ऐड करें, एक सेकंड में अगर सोचूं जो आपको समझाने लायक एग्जाम्पल हो। फॉर एग्जाम्पल, हाँ कमर्शियल एग्जाम्पल इस तरीके से कर सकते हैं, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट देखा आपने? हाँ सर। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है, हाँ। उसको अगर हम हीट करेंगे, हीट दे रहे हैं हम लोग उसको, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो किस में कन्वर्ट होगा? कैल्शियम ऑक्साइड में। यस सर। ध्यान से देखना, कैल्शियम कार्बोनेट, आपने जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो आपने देखा भी है, घर पे होता होगा, हाँ। CaCO3। अगर मैं इसको हीट कर रहा हूँ, किसमें कन्वर्ट होता है? कैल्शियम ऑक्साइड में, N+CO2 में। दिस इज सॉलिड, ये भी सॉलिड, और ये आपका गैस हो गया, ओके। समझ गए? यस, लेकिन अगर ये गैस हुआ तो जो पहली प्रॉपर्टी थी वही वापस बन गई ना? पहली कौन सी प्रॉपर्टी? हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है ना, यहाँ पर भी तो गैस निकल रही है, ये पहली प्रॉपर्टी वापस बन गई। पहली प्रॉपर्टीज वापस बनने का मतलब ये नहीं कि हमने अलग अलग प्रॉपर्टीज लिखी हैं, हमने बताया है कि इस कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं रिएक्शन को, जिसमें स्टेट चेंज होती है। क्या अभी ऊपर वाले में देखो,
क्या यहाँ पर ये सॉलिड कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, तो क्या ये नीचे प्रेसिपिटेट करके बैठ सकता है ना नीचे, तो ये तो प्रेसिपिटेट भी हो सकता है। ओके, और ऊपर आ जाओ, ऊपर यहाँ पर तो हीट के फॉर्म में, चलो एनर्जी वाला तो छोड़ दो, ये प्रेसिपिटेट वाला जो ये कलर वाला फॉर्म होता है, इन सब में कलर व्हाइट कलर फॉर्म नहीं हो रहा है, यहाँ पर देखो व्हाइट कलर फॉर्म हो रहा है। यस सर। तो क्या ये प्रेसिपिटेट के अलावा कलर वाले में नहीं आ सकता एग्जाम्पल? आ सकता है डेफिनेटली, एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से रिएक्शन में कौन कौन सा पार्ट फॉलो हो रहा है। तो आपके सामने AgNO3 और NaCl ये रिएक्शन पूरा कंप्लीट लिखा रहेगा, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा एक आपका जो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट टाइप की रिएक्शन है प्लस चेंज ऑफ कलर टाइप का रिएक्शन है, वहां पर ऑप्शन रहेंगे, या आपको लिखना पड़ेगा कि ये दो टाइप के रिएक्शन फॉलो कर रहा है। अगर यहाँ पर कहीं गैस बन रही है तो आप गैस वाला भी एग्जाम्पल, गैस वाला भी हेडिंग यहाँ पर ऐड करोगे, यहाँ पर एवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो रही है। समझे बात को? हो भी सकते हैं, एक एग्जाम्पल 3 to 4 प्रॉपर्टीज फॉलो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। यहाँ तक समझ में आया ये चीज? ओके, नाउ नेक्स्ट वन है कंडीशन फेवरेबल फॉर केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के लिए कौन कौन सी कंडीशन फेवरेबल होती है? नंबर 1, नो रिएक्शन टेक प्लेस इफ रिएक्टेंट केप्ट अपार्ट। अच्छा, आपका एक बात बताओ, आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर कंप्लीट हुआ? केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ लास्ट ईयर, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम? एनीवन? मेरी आवाज आ रही है या नहीं? आ रही है सर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर कंप्लीट हुआ? सर मैं नहीं था लास्ट ईयर। तुम नहीं था, बाकी लोग तो बताओ, बाकी लोग कोई लास्ट ईयर वाला है कि यहाँ पे? श्रावणी, शिवर्धन, सलोनी, तन्वी, विवेक, प्रांजल, ओम पाटिल, वेदांत, संस्कार। संस्कार तो है ना, लास्ट ईयर में था ना बेटा? संस्कार, आप लास्ट ईयर थे ना क्लास में? यस सर। तो क्या ये लास्ट ईयर एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर कंप्लीट हुआ आपका? सर वास्तु गुड्री सर ने लिया था। हाँ लिया था ना, ओके। तो क्या क्या उसमें कंप्लीट हुआ था? वासु सर ने क्या क्या लिया? सर एटॉमिक स्ट्रक्चर्स दैट ऑल, वो जितने एलिमेंट्स बैठते, फिर अच्छा अच्छा, ओके समझ गए। कितने एलिमेंट है, उनका क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं, ओके, नंबर यस ऑफ सर। एटम्स कैसे निकालते हैं, मास कैसे निकालते हैं, राइट? ओके, यस सर। न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्या होता है, ये सारे डिस्कस हो चुके हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके ओके, तो जय सिंधु ने लेट कर दिया, बट नो प्रॉब्लम, अभी टाइम है, कर सकते हैं। ओके, चलो उसको धीरे धीरे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, कवर अप कर लेंगे। ओके, कंडीशन फेवरेबल फॉर द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के लिए कौन कौन सी कंडीशन फेवरेबल है? नंबर 1, कांटेक्ट होना चाहिए, नो रिएक्शन टेक प्लेस इफ रिएक्टेंट केप्ट अपार्ट। मैंने बोला एक गिलास में मैंने पानी भर दिया, वाटर भर दिया, एक गिलास में मैंने शुगर और चीनी रख दिया, तो क्या दोनों आपस में मिल करके शरबत बना सकते हैं? अगर दूर दूर रखा तो कभी नहीं बना सकते, राइट? जब तक रिएक्टेंट को ए और बी को पास में नहीं लाएंगे तब तक रिएक्शन नहीं होगी। डू यू एग्री और नॉट? Yes, sir. कोई भी सब्सटेंस की अगर रिएक्शन करानी है तो वो रिएक्शन तभी होगी जब आपस में पास में लाएंगे हम। और रिएक्शन और फास्ट करानी है, सपोज पास में तो ला दिए, आप क्या करोगे? एक आपका क्या हो सकता है, एक आपका इतना बड़ा बोल्डर है, ओके, और आपने क्या कर दिया, इसको इस सॉल्यूशन में डाल दिया। क्या ये रिएक्शन करेगा? करेगा, बट बहुत स्लोली रिएक्शन करेगा, राइट? समझे ना? क्योंकि बोल्डर पहले पहले इस सॉल्यूशन में जाएगा, घुलेगा धीरे धीरे करके, तब जाके रिएक्शन करेगा ना। तो जब आपको रिएक्शन फास्ट करानी होती है, उस केस में आप जो प्रोडक्ट होते हैं, जो आपके रिएक्टेंट होते हैं, उसको पाउडर फॉर्म में लेते हैं या उसको ग्राइंड करते हैं रिएक्टेंट को, तब आपकी रिएक्शन फास्ट होती है। अगर और फास्ट कराना है तो रिएक्टेंट सॉल्यूशन स्टेट में लेते हैं तो रिएक्शन और फास्ट होती है। पॉइंट समझ में आया? अगर दोनों लिक्विड स्टेट में है, फॉर एग्जाम्पल ये भी यहाँ पर मैंने लिक्विड स्टेट में ले लिया और ये भी मैंने लिक्विड स्टेट में ले लिया, तो रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगी मेरी। पॉइंट समझ में आया? यस सेकंड पॉइंट, सप्लाई ऑफ एनर्जी। एनर्जी की सप्लाई हम कर सकते हैं कितने तरीके से? सप्लाई ऑफ एनर्जी मींस फर्स्ट टाइप आपका हीट के फॉर्म में एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, हीट के फॉर्म वाला एग्जांपल मैंने लिख दिया आपको। सेकंड है इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी सप्लाई कर सकते हैं, लाइक हम लोग
इलेक्ट्रिकल करंट प्रोवाइड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल करंट प्रोवाइड करेंगे तो Mg बनेगा और Cl2 बनेगा। Mg कहाँ पर बनेगा? कैथोड पर बनेगा। और ये कहाँ पर बनेगा? एनोड पर बनेगा। याद करो हाइड्रोजन वाला पार्ट, MgCl2 में जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो Mg पॉजिटिव बनेगा और Cl नेगेटिव बनेगा। पॉजिटिव वाला पार्ट कैथोड पर जाता है, इलेक्ट्रॉन लेकर के Mg बना देगा, और एनोड वाला नेगेटिव वाला पार्ट एनोड पर जाएगा और यहाँ पर Cl2 गैस बन जाएगी। याद आया कुछ? यस सर। ओके, देन नेक्स्ट वन होता है साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी मीन्स होता है हम किसी साउंड एनर्जी दे करके कंपाउंड बना सकते हैं। तो यहाँ पर साउंड एनर्जी दे करके, तो आपका थर्ड टाइप ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड साउंड एनर्जी। नेक्स्ट है आपका लाइट एनर्जी। लाइट में अल्ट्रा वायलेट लाइट बोल सकते हैं, सनलाइट बोल सकते हैं। ये आपका लाइट एनर्जी के फॉर्म में हम लोग एनर्जी दे सकते हैं। तो सप्लाई ऑफ एनर्जी कितना हो गया? नंबर 1 हीट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी। इतना 1 2 3 4 टाइप की एनर्जी हो गई। जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है आपके पास हीट एनर्जी आएगा, फिर आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगा। बाकी साउंड और जो आपकी लाइट एनर्जी ये बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगी। पूरा आप 12th तक पढ़ जाओगे, 9th से आप 12th तक पढ़ लोगे, शायद ही आपको हीट और साउंड की टोटल मिलाकर के 10 रिएक्शन देखने को मिलेगी। इससे भी कम मिल जाएंगे आपको रिएक्शन, उससे ज्यादा है ही नहीं। ओके, टोटल रिएक्शन में बोल रहा हूँ 3 साल के करियर में। और जो आपकी इलेक्ट्रिकल और हीट की रिएक्शन, इनके लिए तो आपका नोट्स कम पड़ जाएगा, इतना रिएक्शन हो जाएंगे। समझ गए? यस सर। इलेक्ट्रिकल और हीट के लिए। तो नेक्स्ट टाइप क्या है? कंडीशन फेवरेबल। नेक्स्ट टाइप है आपका प्रेशर होना चाहिए। अगर आपका प्रेशर होता है तो रिएक्शन इंक्रीज हो सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सुनो, आपके पास इस कंपाउंड में, ये यहाँ पर कंपाउंड है, यहाँ पर मैंने एक प्रेशर वाला पिस्टन लगा दिया। यहाँ पर एलिमेंट, यहाँ पर एलिमेंट, यहाँ पर एलिमेंट, एलिमेंट घूम रहे हैं। काफी दूर दूर एलिमेंट है, तो क्या ये रिएक्शन करेंगे आपस में? नहीं करेंगे, बिकॉज कांटेक्ट ही नहीं ना इनके आसपास, राइट? यस सर। जब इस प्रेशर वाले चेम्बर को हम लोग नीचे लेके आएंगे, यहाँ तक लेके आ जाएंगे प्रेशर वाले पार्ट को, ये वाला पार्ट नीचे लेके आएंगे, तो आपके एलिमेंट कहाँ बिल्कुल पास पास आ जाएंगे। हाँ सर। इसका मतलब कांटेक्ट बढ़ गया, इसका मतलब एनर्जी, मतलब रिएक्शन होने लगेगी यहाँ पर, राइट? प्रेशर इंक्रीज करने से रिएक्शन आपकी हो सकती है, कंडीशन फेवरेबल है ना। ये एग्जांपल याद रहेगा। नेक्स्ट है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में आपकी रिएक्शन होती है, बट कैटलिस्ट होता क्या है? कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट करता है आपका, जो रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी चेंज। रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी चेंज बाय द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज कर जाते हैं। क्या होता है देखो, सपोज ए और बी आपस में रिएक्शन करके सी और डी बनाते हैं, तो ये आपस में रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, तो एक आदमी या कैटलिस्ट आएगा, कैटलिस्ट को हम बोलते हैं सीटी से। ओके, कैटलिस्ट क्या करेगा? इन दोनों की रिएक्शन करा के, इन दोनों की रिएक्टिविटी इंक्रीज करा के अपना अलग चल देगा। जैसे होता ना कि दो आदमी आपस में दूर दूर से लड़ाई कर रहे हैं, ओके, बोल रहे तू ऐसा है, तू ऐसा है, तूने किया, तूने किया, तो एक थर्ड पर्सन आएगा, थर्ड पर्सन बोलेगा अरे ये तो ऐसा नहीं ऐसा करता है, ऐसा नहीं ऐसा करता है, कुछ कुछ उल्टा सीधा एक दूसरे के बारे में बोल करके इन दोनों की लड़ाई करा देगा। मतलब आपस में लड़ जाएंगे, हाथ पैर तोड़ डालेंगे, कुछ कुछ कर लेंगे, और ये बंदा आराम से निकल जाएगा, बोलेगा बस काम खत्म, मैं लड़ाई करा के निकल दिया। समझ गए? तो ये काम होता है कैटलिस्ट का। कैटलिस्ट कुछ भी नहीं करता, ये खुद भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, इसका खुद का लड़ाई नहीं हो रहा है यहाँ पर, खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बट क्या कर रहा है? रिएक्टेंट की स्पीड को इंक्रीज कर देता है। समझ गया मेरी बात? इन दोनों की रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करके, तो जितना स्पीड को इंक्रीज करेगा उतना जल्दी सीओडी फॉर्म होंगे। समझ में आया पॉइंट? Okay, so rate of reaction can be changed by the catalyst. Okay, so the catalyst itself does not undergo any changes, means catalyst में कुछ नहीं होता है केमिकली और क्वांटिटेटिवली। कैटलिस्ट जितना आपने यूज किया वो उतना ही रहेगा, चाहे जितने टाइम आप देख लो तो आपको उतना ही कैटलिस्ट मिलेगा। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं इस कैटलिस्ट को, तो ये वाली रिएक्शन आपकी यहाँ पर हो रही है, ये वाला कैटलिस्ट का कोई यूज नहीं हो रहा। क्या आपको कहीं यहाँ पर पी दिख रहा, फास्फोरस नहीं दिख रहा? ओके, ये ऑक्सीजन दिख रहा है और ये हाइड्रोजन दिख रहा है, तो वो इससे आया हुआ है। समझ गए? इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर। रोल क्या है? सिर्फ और सिर्फ क्या रोल है बोलो? change रिएक्टिविटी। the rate. यस, चेंज द रेट, ओनली रेट चेंज करता है। नाउ
अभी कैटलिस्ट दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से टाइप के? So बोलो। I have a doubt. यस। If there is a reaction which needs a catalyst as Fe, and so the reactants are, we can say, H2 or O2. So O2 can react with Fe during that reaction. O2 can react with catalyst. Yes. यस, If it is in contact. यस हो सकता है, बिल्कुल ये कांटेक्ट में होता है, बिल्कुल ये कांटेक्ट में होता है, बट एक्चुअली में देखो ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल ये ए है आपका और ये प्रोडक्ट बी है, ओके, ये कैटलिस्ट सी है और यहाँ पर प्रोडक्ट डी और ई बनते हैं, समझना, कैटलिस्ट को मैंने यहाँ पर सी से लिखा हुआ है। तो एक्चुअली में होता क्या है, जो आपका प्रोडक्ट रहता है ना, सपोज ये आपका ए पार्ट है प्रोडक्ट, ओके, तो प्रोडक्ट की जो आउटर मोस्ट लेयर है ना, वो रिएक्शन नहीं करना चाहती है, किससे रिएक्शन नहीं करना चाहती है? बी से, बी से नहीं रिएक्शन करना चाहती ना, तो ए और बी का रिएक्शन नहीं होगा और डी और ई नहीं फॉर्म होंगे, तो सी क्या करेगा, इस आउटर मोस्ट लेयर से आपका रिएक्शन कर जाएगा, तो सी पार्ट यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, या यहाँ पर आ जाएगा, या कुछ कुछ पार्ट यहाँ पर, इस तरीके से सी आपका आ गया, ये क्या है? सी। अभी सी कंपाउंड जो आपका ये सी है ना, ये बी के साथ अच्छे से रिलेशन है इसका, तो ये आप अब आके बी आपका इससे रिएक्शन कर जाएगा, तो आपका कंपाउंड यहाँ पर क्या जाएगा? बी कंपाउंड आ गया, समझ गए? बी कंपाउंड इससे ऐड हो गया, जैसे ही बी कंपाउंड आता है तो सी आपस में आराम से शांति से सी अपना निकल लेता है, जब सी निकल लेगा तो आपके पास कंपाउंड क्या बना? ए ये रहेगा और इसके ऊपर आपका बी नहीं निकल पाता, समझ गया मेरी बात को? यस सर। सी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, बट सी जैसे जाता है वैसे के वैसे वापस आ जाता है, किसी एक की रिएक्टिविटी को चेंज करके दूसरा वाला उस पार्ट से रिएक्शन करने लगता है, समझ गए? But sir, how can the means हाउ कैन, एक्चुअली में देखो मैं बताता हूँ, if फॉर the एग्जाम्पल catalyst is Fe, so FeO2 is means that make Fe and O2 are making bond with each other. So how can that bond is broken during that time? देखो एक्चुअली में होता क्या है, सपोज मैंने यहाँ पर क्या किया, एक मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ आपको, ओके, उस फिगर को ध्यान से देखना आपको। सर जस्ट अ सेकंड। अभी इस तरीके से सोचो आप, ये क्या करता है, हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, चलो मैं ड्रॉ करता हूँ, कुछ तो बनेगा। ये आपका एक चीज है, ये आपका इसका, ओके, नाउ ये चीज हो गया, इसके बाद जो कंपाउंड हो गया, फॉर एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं, अगर ये आपका रिएक्टेंट है, ये ए हो गया, तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, सर हाँ, catalyst can be anything, no? हम्म, Element, कैटलिस्ट कैन बी, any element. यस, कैटलिस्ट कैन बी एनी एलिमेंट नहीं, कैन बी एनीथिंग है, कुछ भी हो सकता है कैटलिस्ट, समझे? Yes sir. ओके, सो अभी क्या करता है, देखो यहाँ पर आपका एक ये सब्सटेंस है, एक ये सब्सटेंस है, ओके, लेट्स से ये ए है
और ये B है। ओके, ये रिएक्शन करके यहाँ पर आपका कैटलिस्ट है। रिएक्शन करके कंपाउंड बनाना चाहता है बट नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? क्योंकि जो यहाँ पर ये पार्ट है ना, ये इसके एक्टिव होल्स नहीं है। एक्टिव होल्स बोलते हैं, एक्टिव नोड्स नहीं है यहाँ पर। मीन्स ये वाला पार्ट इससे रिएक्शन नहीं कर पा रहा, इसके पार्ट से डायरेक्टली रिएक्शन नहीं कर पा रहा। तो कैटलिस्ट क्या करेगा, इस वाले पार्ट को सिर्फ एक्टिवेट करता है, इस वाले पार्ट को एक्टिवेट करके निकल जाता है। जैसे एक्टिवेट करता है तो ये वाला पार्ट आकर के इसके साथ अटैच हो जाता है। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट इस तरीके से बन सकता है। ये मैंने एक ड्रॉ किया इस तरीके से, ऐसा कुछ होता नहीं है, आपको समझाने के लिए कि ऐसा कुछ होगा। समझ गए? Yes, sir. यस सर। ऐसा कुछ बन जाएगा आपका। हाँ सर। ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। तो कैटलिस्ट कहीं आपको दिखता नहीं है ना, कहीं दिखेगा आपका कैटलिस्ट। ओके, रिएक्शन में कहीं पर पार्टिसिपेट नहीं करता कैटलिस्ट। ओके, तो ये आप हम लोग बाद में भी देखेंगे। कहाँ है? 12th के लास्ट में है, जब आप 12th पढ़ोगे उसके लास्ट पार्ट में है। यही सेम प्रोसेस होती है वहां पर, बट वो कैटलिस्ट वाली नहीं होती है, वो एंजाइम और प्रोटीन वाली होती है। जो आप प्रोटीन वगैरह खाते हो ना, उसी प्रोटीन का रिएक्शन है। तो हम लोग कहाँ यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे। अभी देखो, कैटलिस्ट आपके कोई भी चीज हो सकती है, और कैटलिस्ट दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से कैटलिस्ट? कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को इंक्रीज भी कर सकता है और रिएक्शन की रेट को डिक्रीज भी कर सकता है, राइट? यस सर। रिएक्शन की रेट को इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। अगर रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करता है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, अगर डिक्रीज करता है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। बात खत्म। यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर देखो, अगर हीट कर रहे हैं हम इसको, हीट कर रहे हैं, आपका KCl बन रहा है और O2 बन रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो कंपाउंड MnO2 है ना, ये रिएक्शन की रेट को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। आपका ज्यादा से ज्यादा O2 बनेगा, ज्यादा से ज्यादा ये प्रोडक्ट बनेगा। जब सो रिएक्शन, पॉजिटिव कैटलिस्ट। यस, उसको बोलेंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट। सेम केस में यहाँ पर लिखा हुआ है एल्कोहल। एल्कोहल बहुत ही लिटिल अमाउंट ऑफ एल्कोहल यहाँ पर यूज करते हैं, तो आपका जो H2O और O2 बन रहा है ना, ये नहीं बनेंगे। फिर आपका H2O और O2 बहुत ही कम बनेंगे। ऐसे बोल सकते हैं लेस देन 1% बनेंगे। 99% आपका यही इसी तरफ जाएगा रिएक्शन। समझ गए पार्ट? नेगेटिव रिएक्शन रिएक्शन को होने ही नहीं देगा, नेगेटिव कैटलिस्ट। क्लियर है? यस सर। ओके, तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो आज के लिए हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। ओके, लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका। लेक्चर नंबर 3 हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये नोट्स आपके पास होंगे ऑलरेडी, तो उस नोट से आप लोग पढ़ के थोड़ा सा पढ़ना। फिर नहीं समझ में आता तो हम अच्छे से देखेंगे। फिर आपका केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करते हैं हम लोग। केमिकल रिएक्शन किस तरीके से होती हैं, केमिकल रिएक्शन को किस तरीके से लिखते हैं, बैलेंस किस तरीके से करते हैं, कैसे बैलेंस किया जाता है, बैलेंस करने के बाद केमिकल रिएक्शन के मेथड कौन कौन से है बैलेंस करने के लिए। ओके, मेथड के बाद फिर आपका 4th पार्ट आता है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं? लाइक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स रिएक्शन। जब मैं रिडॉक्स रिएक्शन बताऊंगा तो जो आपके डाउट्स है ना, रिडॉक्स वाले डाउट हैं, वैलेंसी वाले डाउट है, सब यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। समझ गए? एग्री और नॉट? Yes. ओके, यस सर। ये रिडॉक्स वाले डाउट में क्लियर कर दूंगा। उसके बाद आई थिंक आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, फिर यस आपका सर। कुछ नहीं चाहिए होगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका एसिड बेस होगा। अगर किसी को पढ़ना पीरियड टेबल तो पीरियड टेबल में आ जाएंगे। ओके, तो वेट करेंगे हम लोग नेक्स्ट संडे का। नेक्स्ट संडे देखते हैं, अगर उससे पहले कभी आप अपना केमिस्ट्री का लेक्चर कब है? Next Friday. Friday. फ्राइडे फ्राइडे। है। ओके, तो लेट्स मैं चेक कर लूँ थोड़ा सा कब मुझे टाइम है, तो मैं फिर से आप लोगों को टाइम बता सकता हूँ ओके कि सर। कब हम लोग मिल सकते हैं। यस सर। हम लोग मिल सकते हैं वेडनेसडे, ट्यूसडे नहीं होगा, मंडे नहीं होगा, संडे होगा, थर्सडे मिल सकते हैं हम लोग। इनकेस अगर थर्सडे को आप लोग याद दिलाते हो तो थर्सडे को हम इसी टाइम में मिल सकते हैं, अदरवाइज फिर संडे होगा। ओके, यस सर। थर्सडे थर्सडे को को कोई क्लास नहीं होता सर। किसका क्लास नहीं होता?
एकेडमी का क्लास नहीं होता थर्सडे को हमारा। एकेडमी का आपका नहीं होता ना? नहीं होता। हाँ तो मेरा हाँ। क्लास रहता है ना बाकी क्लासों में, तो मैंने हाँ, अपने हिसाब से टाइम देखा ना। थर्सडे को इसी टाइम 6 to 7:30 हम लोग फिर से मिलते हैं। ओके, कुछ ओके भी सर। डाउट है तब तक सारे डाउट लेके रखो, तो पहले मैं डाउट ही क्लियर कर दूंगा, फिर सिलेबस इंक्रीज करेंगे। बीच बीच में डाउट पूछते हो ना तो सिलेबस कम हो पाता। आज मैं 2 लेक्चर कंप्लीट करने का प्लान में था, बट नहीं हो पाया। ओके, तो डाउट पहले आप लोग रेडी करके रखो, सर ये प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने लेक्चर्स ऑलरेडी आपके पास हैं। जिस जिस पॉइंट में डाउट है वो पॉइंट नोट डाउन करो। लेक्चर स्टार्ट होने से 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटे तक डाउट डिस्कशन होगा, फिर इसके बाद पूरा लेक्चर होगा। ओके यस सर। ओके, Yes. वी आर स्टॉपिंग हियर। मैं स्टॉप कर रहा हूँ, कुछ डाउट हो तो मेरे से पूछो। ओके सर चलो आप मैं वीडियो लेक्चर डालने वाले हैं ना ग्रुप पर? हाँ ये लेक्चर हम लोग डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। हम्म, यस सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय। Thank you, sir. Bye, sir. विवेक मैं आंसर दे रहा हूँ बेटा आपका। ओके